नमस्कार, मैं श्रेया कैंथोला, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। चलिए बढ़ते हैं नेशनल बुलेटिन की ओर। उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सरकार को देना चाहिए जवाब, वो खुद से भी ज्यादा आरएसएस और बीजेपी का करते थे बचाव। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। 52 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटने पर सरकार को घेरा। कहा, सबसे बची सच्चाई देश में चोरी किए जा रहे चुनाव। दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 वर्ष पूरे आयोजित कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की शिरकत। कार्यक्रम को किया मोहन भागवत ने संबोधित। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सीएम धामी का दावा। कहा, 2014 के बाद से हमेशा जनता ने बीजेपी को दिया समर्थन। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी की सरकार बनाएगी जनता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया। साथ ही कहा कि हमें तो लगता है दाल में कुछ काला है, वरना उनकी सेहत बहुत अच्छी है। वो खुद से भी ज्यादा आरएसएस और बीजेपी का बचाव करते हैं। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है और वो अच्छे हमेशा अपनी वोकैबुलरी को ठीक रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो हमेशा तो आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। इतना उनका यानी निष्ठा, लॉयलिटी उनके साथ थी। तो ऐसे वक्त में उन्होंने जो राजीनामा दिया है, इसके पीछे क्या है, कौन है और इसका कारण क्या है, देश को बताना चाहिए। क्योंकि देश के लोग ये जानते हैं कि 140 करोड़ जनता के आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तब आपको ये काम करना चाहिए कि आपको दुनिया को या देश को, लोगों को बताना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है भारतीयता, और भागवत ने पढ़ाए जाने वाले इतिहास पर भी सवाल उठाए हैं। देखो, इतिहास वो उल्टा लिख रहे हैं। उन्होंने जो सही इतिहास है, जो खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऐसा बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, उन्होंने इतिहास लिखा, उसको भी वो नकारते हैं। और हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं हिस्ट्री के, उनके बातों को भी वो नकारते हैं। इसीलिए आरएसएस का इतिहास अलग है, देश का इतिहास अलग है। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 52 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इन्होंने महाराष्ट्र में भी चोरी की। हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछे कि वोटर लिस्ट दिखाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। कर्नाटक में हमने इनकी भयंकर चोरी पकड़ी है, ये मैं चुनाव आयोग को दिखाऊंगा। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अब उन्होंने बिहार में पूरा सिस्टम ही नया कर दिया। वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम हटाकर नई लिस्ट बना रहे हैं। देश में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकंड। हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता।
तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू। बिहार विधानसभा को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग की थी। हमने विधानसभा में अपनी बात रखी, लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे कुछ लोगों ने गलत राजनीति की। हम लोगों के पत्रकार भाई, आज आप सब लोगों ने सदन की कार्रवाई देखी होगी और हम लोग की मांग थी कि एसआईआर पर जो है, एसआईआर पर जो है चर्चा जो है कराई जाए। और कल भी हम लोग जो है स्पीकर महोदय से बाहर भी मिले, हम लोग सदन के अंदर मिले और अपना प्रस्ताव को पूरे विपक्ष के लोगों ने रखा। और आज हमको उन्हीं की अनुमति से आज सदन में बोलने का मौका मिला। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो, या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज्य कमाने खाने गए हैं उनकी जहां तक बात हो, या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया, या सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। बहुत पीड़ा हुई देख करके कि सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, कुछ लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इतनी हल्की राजनीति करना उनको शोभा नहीं देता। और अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर दल के लोगों से वो बुलवाएंगे, यानी जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को भी मौका मिलता अपनी बात को रखने का। लेकिन कुछ लोग, हल्की राजनीति करने वाले लोग, सदन की गरिमा को गिराने का काम करते। अगर आप पूरा देखें तो अध्यक्ष महोदय ने डिप्टी सीएम को भी फटकार लगाई, कई मंत्री को भी फटकार लगाई कि सदन का संचालन का काम उनका है या नीचे बैठे हुए डिप्टी सीएम या मंत्रियों का है। हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है, हाईलाइट कैसे रहे, कैमरे के सामने बस कैसे बने रहे, खबरों में कैसे रहे, दिन भर उनका काम इसी पर है। और उनका बयान आता है कि यही बोलता रहेगा खैरली, कितना बोलेगा, क्यों बोलने दिया जा रहा है। इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा, जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो। और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के, तो बात वहां उखड़ करके आई। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो, कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो है बयान देने लगते हैं। इन लोगों ने बयान दिया कि भाई बांग्लादेशी हैं, फर्जी वोटर हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं। और जब हमने सबूत दिखाया
ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो दिया है 700 भी ज्यादा पन्नों का, उसमें कहीं भी विदेशी नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70वें वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। भागेय जी ने शुरू किया कि आज का अवसर आपके आनंद का और स्वाभिमान का विषय है, वो तो बात सही है। दत्तोपंत जी बताते थे कि जब मजदूर संघ के नाम से एक नया मजदूर संगठन शुरू हुआ तो उस समय अन्य मजदूर संगठनों के दिग्गज कार्यकर्ता भारत में विद्यमान थे। दत्तोपंत जी उनके पास भी जाते थे, बात करते थे, भारतीय मजदूर संघ के बारे में बताते थे। और उस समय भारतीय मजदूर संघ इतना छोटा था, कुछ लोगों की कल्पनाओं में ही था, इसलिए उसके प्रति कुछ स्पर्धा का भाव वगैरह भी किसी के मन में नहीं था। आगे चल के बड़ा होगा, स्पर्धा करेगा तो जरा सावधान हो जाते लोग, वैसा भी नहीं था। लेकिन सारा सुन के पूर्ण विचार के साथ अन्य मजदूर संगठनों के वरिष्ठ लोग कहते थे कि ठिंगड़ी, तुम्हारा भगवा झंडा इस मैदान में नहीं फड़क सकता, क्योंकि विचार भी अलग ही था। आधुनिक इतिहास में उस विचार का प्रयोग कहीं देखने को नहीं मिलता। भारत की दृष्टि लेकर विचार हुआ तो विचार कैसा है कि मजदूरों, दुनिया को एक करो, और मजदूर विरुद्ध मालिक ऐसा नहीं है, तो एक उद्योग परिवार है। अब मजदूरों के दुख को दूर करने के लिए, संघर्ष करने के लिए निकले लोग अगर परिवार की बात करेंगे तो कैसे टिकेंगे, ऐसा विचार रख के सबने बोला होगा। परंतु हम देखते हैं कि इतने सारे कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान और परिश्रम के बाद आज 70 वर्षों के बाद हम लोग दुनिया में एक महत्वपूर्ण और देश में सर्वप्रथम मजदूर संगठन बने हैं। और ये सब आप लोगों ने किया है, तो आपको इसका स्वाभिमान प्राप्त होना ये बिल्कुल स्वाभाविक है और सही भी है। जो आनंद उत्साह आप दिखा रहे उसके आप अधिकारी हैं। परंतु ये भी कहा गया कि ये आत्मावलोकन का भी कार्यक्रम है। वर्ष भर हमने इस निमित्त कार्यक्रम किए, अब उन कार्यक्रमों को विराम लगेगा और आगे काम करना है। तो जरा पीछे मुड़कर देखना कैसे रहा, क्या रहा, हम यहां तक आए, क्यों आए, कौन सी प्रेरणा थी जो हमको यहां तक लेकर आई। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने 2014 के बाद से हमेशा बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। साथ ही बीजेपी की विचारधारा के लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी की सरकार बनाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग हैं वो जीतेंगे निश्चित रूप से। ग्रामीण क्षेत्र में भी, जैसे शहरों में अभी चुनाव हुआ जनवरी माह में, शहरों में उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी
भाजपा की सरकार बनाएंगे और जो विकास का काम है उसको तेजी से आगे बढ़ाने में अपना आशीर्वाद देंगे। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 71 में स्थित पुराने हुबली पददियाना हकल्ला में वर्षों से कसाई खाने का प्रबंधन वही कर रहे हैं। पुरानी इमारत में लोहा और अन्य सामान एक जगह रखा हुआ था, लेकिन कुछ लोग अचानक आए और ट्रैक्टर से लाखों रुपए के लोहे के सामान को ले गए। आरोप है इसके पीछे उसी इलाके के पार्षद नजीर होनियाल का हाथ है। दरअसल पार्षद नजीर होनियाल और उनके कार्यकर्ता निगम को सूचित किए बिना 10 से 15 लाख रुपए मूल्य के लोहे के सामान को ले गए। अब क्या कोई निगम का सामान ले जा सकता है? कसाई की दुकान में अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कर उचित जांच करानी चाहिए, चोरों की पहचान की जानी चाहिए और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ನಿನ್ನೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 71 ಅಂತ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಡೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರದ ದೊಡ್ಡ ದನದ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಅದು. ಭಾಳ ಹಳೆಯ ವರ್ಷದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಏನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಭಾಗದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ನಜೀರ್ ಹೊನ್ನಾಳ್ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಟನ್ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಮಹಾನಗರ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ಲೋ, ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ಲೋ, ಅದನ್ನು ಸೀದಾ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಾಗೇರಿ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದು ನೆನ್ನೆ FIR ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಅದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯಾಗಿ ಆ ಭಾಗದೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿದೆ, ಅದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿದೆ, ಅದು ಆಸ್ತಿ ಅದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಆಯುಕ್ತರು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ತನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ತಾನೇ ತಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿದನ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಂದು ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಕೇಸ್ನಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ, ಹಲವಾರು ಕೇಸ್ನಲ್ಲ ತನ್ನ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ ಗೆದ್ದ. ಅದೇ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾನ. ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮೊದಲೇ ಮಾತು ಅವ್ನು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರಿ, ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಕೇಳಿರಿ. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ. ನಾನು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನೇನೋ ಜನ ನನಗೆ ಈ ಸಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಪದೇ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಬರೇ ರೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಈಗ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಗದ್ದಲ ವಿಷಯದ ಅದು ಪಾರ ಅದ. ಈಗ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹಳೇದು ಮೊಡ್ಕ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹಳೇ ಮೆಟ್ರಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ನಾನಿದ್ದಾಗ ರೆನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ರೆನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಹಳೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷದ ಹಳೇ ದೊಡ್ಡ ಕಬ್ಬಿಣ, ಅವು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಮೊಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಅದು ಆಯುಕ್ತರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಐತೇವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯುಕ್ತರು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನೀವೇ ಸ್ವಯಂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭಾಗದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಟನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 10-15 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಹಣೆ ದೇವ್ರ ಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಮಿಲಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನು ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನದು ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಲ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1000 ಜನಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ. 1000 ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆಯುಕ್ತರು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಇದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿಸಾದ್ರೆ ಅವನು ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೀರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. छत्तीसगढ़ के छुरिया में खाद की समस्या लेकर प्राधिकृत अधिकारी राजेश्वर ध्रुवे ने स्थानीय विश्राम गृह में चर्चा की, जहां राजेश्वर ध्रुवे ने कहा कि पिछले साल की तुलना इस वर्ष सबसे अधिक खाद का वितरण किया गया है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि खाद को लेकर विपक्ष की तरफ से भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्या जरूर है, लेकिन अधिकारियों से चर्चा कर इसकी पूर्ति की जा रही है। खाद से वंचित किसानों को भी खाद जरूर मिलेगा। खाद का जो है बहुत समस्या चल रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खाद का समस्या तो है ही, लेकिन जो मेरी सोसाइटी की जो बात है, हमारी सोसाइटी में अभी तक के डिपो और DAP का जो खाद पिछले वर्ष की तुलना में लगभग बराबर की ओर हम अग्रसर हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं
और हमारे सोसाइटी में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करा रहे हैं, जिसमें पिछले 2024-25 में 62,200 DAP का वितरण हम खरीफ और रबी मिला करके किए थे। और इस वर्ष हम 4,990 बोरी का हम DAP और इनको का वितरण कर चुके हैं और लगभग हमें 20 टन की और DAP की आवश्यकता है। उसको हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसको जल्द ही उपलब्धता हो जाएगी और किसान को DAP की खाद वितरण कर दी जाएगी। और यूरिया की जो कमी जो बनी हुई है हमारी सोसाइटी में यूरिया उपलब्ध है, तो कल से हमारी यूरिया का वितरण भी प्रारंभ हो जाएगा। आगे तो लगातार जो है खाद को लेके जो है आंदोलन चक्काजाम किया जा रहा है, इसके विषय में आप क्या कहें? देखिए, ये राजनीतिक विपक्ष का काम है। हम आज की तारीख में जिस आधार में हम पिछले वर्ष से वितरण किया गया था, उस हिसाब से हमारे समिति में खाद का वितरण हो रहा है। ये कांग्रेस के लोग भ्रामक किसान के कर रहे हैं, किसानों को कर रहे हैं, जो मिथ्या झूठा है और भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान को निश्चित ही खाद वितरण हो रहा है। खाद का जो वितरण है वो अब लगातार आपके सोसाइटी में सुचारू रूप से जारी है कि मतलब अभी खाद पर्याप्त आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर्याप्त तो कहे नहीं जाए, लेकिन समय समय पर आ रहा है और हम लोग उसमें सफल भी है। हमारे सोसाइटी खाद वितरण में कुछ किसान जो बचे हुए हैं उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास DAP का। DAP नैनो DAP हमारे सोसाइटी में उपलब्ध है। इन किसानों की DAP की आवश्यकता है तो DAP की पूर्ति के लिए नैनो DAP का उपयोग कर सकते हैं और वो भी लोन के माध्यम से नैनो DAP। महाराष्ट्र के अकोला में भारी बारिश ने कहर मचा रखा है, जहां बारिश के चलते अकोट तालुका के शिवपुर और बोर्दी इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बोर्दी गांव में नाले में आई बाढ़ में एक पूरा घर बह गया। इतना ही नहीं, गांव में ग्राम पंचायत की तरफ से बनाया गया एक शौचालय नाले में आई बाढ़ में बह गया है। इस वीडियो में बाढ़ में बहे घर और शौचालय दिखाई दे रहे हैं। बारिश के चलते गांव में नाले में आई बाढ़ का पानी गांव में घुस गया था। हालांकि बारिश थमने से बड़ा नुकसान टल गया है। देवभूमि की पावन वादियों में आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हुए मसूरी के प्रसिद्ध नाग देवता मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन प्रारंभ हो गया है। इस शुभ अवसर की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूरे वातावरण को आस्था के रंग में रंग दिया। कलश यात्रा के लिए पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने सिर पर कलश धारण किए हुए मंगल गीतों और भजन कीर्तन के साथ यात्रा आरंभ की। आपको बता दें कि भट्टा गांव से शुरू होकर ये यात्रा मसूरी झील गज्जी बैंड होते हुए नाग मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। महाराष्ट्र में नागपुर संभाजी नगर राजमार्ग पर वाशिम के पेड़ गांव के पास बस और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के दौरान की एक मौत और 20 से 30 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।